अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मेहरखान यादव। आज की इस वीडियो में मैं इन डिटेल जापानीज़ गवर्नमेंट की मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप को डिस्कस करूंगा और इसके लिए मैं एज अ रेफरेंस यूज़ करूंगा अपना ये आर्टिकल जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है। ये इसका मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें यह है कि मैंने बड़े ही ईजी स्टेप्स में, बड़े ही बिल्कुल साफ़ सुथरे अंदाज में मैंने आपके सामने इसके स्टेप बाय स्टेप जो इसके बेनिफिट्स हैं, जो इसका तरीक़ाकार है, वो लिखा है। तो आप इसको भी जो है वो एक दफ़ा रीड कर सकते हैं और तो फिर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा और आप बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि ये जो नेक्स्ट रिसर्च स्कॉलरशिप है जापानीज़ गवर्नमेंट की, ये है क्या? ये बेसिकली एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसके ज़रिए से आप जो है वो बगैर किसी एक्सपेंस के फुली फंडेड जो है वो मास्टर्स या पीएचडी जापान की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके बेनिफिट्स पे बात करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है वो जापानीज़ गवर्नमेंट की इस स्कॉलरशिप में अप्लाई क्यों करें? क्यों आप मेहनत करें, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें एंड फिर जो है वो आप इसके लिए अप्लाई करें? तो सबसे पहले देखें, मैंने जो है वो ये क्यूएस रैंकिंग का ये पेज ओपन किया है जिसमें मैंने फ़िल्टर आउट किया है जापान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको। तो जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो दुनिया में टॉप नॉच हैं। तो अगर आप इनकी रैंकिंग देखें तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो देखें, ये 36, इसकी रैंक नंबर 36 है। ये क्यूएस रैंकिंग है 2026। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं और अगर आप इन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में किसी को पढ़ने का और यहाँ से मास्टर या पीएचडी करने का मौका मिल रहा है तो इससे बड़ी क्या बात होती है। तो इसमें अगर आप देखें तो अंडर 100 तकरीबन 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है? ये 36 यानी कि 35 मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग है, तो बिल्कुल बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसके लिए ज़रूर आपको जो है मेहनत करनी चाहिए, आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो इस वीडियो का मकसद भी यही है कि मैं आपको जो है वो ईज़ी वे में इसका तरीक़ाकार बताऊँ ताकि आप जो है वो ईज़िली इस पे अप्लाई कर सकें। तो गोइंग फॉरवर्ड जो है वो हम इस पे हमने बात कर ली है कि ये जो है वो स्कॉलरशिप है क्या। अब इसकी कुछ बेनिफिट्स की बात करें, एक तो ये कि बहुत बेहतरीन और टॉप नॉच आपको माहौल मिलेगा, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अच्छी हैं जापान की। दूसरा ये है कि इसमें आपको कोई ट्यूशन फ़ी पे नहीं करनी। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होगा इस स्कॉलरशिप के लिए, उसको 100% ट्यूशन फ़ी वेवर मिलेगा। ठीक है? इसके अलावा मंथली स्टाइपेंड मिलेगा जो कि बेहतरीन है, तकरीबन 1,43,000 जापानीज़ येन से लेके 1,45,000 जापानीज़ येन तक पर मंथ आपको जो है वो मिलेगा, जो तकरीबन बनता है 900 समथिंग डॉलर्स बनते हैं, जो उनके लिविंग एक्सपेंस के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा राउंड ट्रिप एयर फेयर मिलेगा, यानी कि आपको जो है वो अपने कंट्री से जापान जाने तक का जो टिकट है, एयर टिकट वो मिलेगा, इकोनॉमी टिकट, और फिर कंप्लीशन के बाद जापान से वापस अपने कंट्री तक आने का तक टिकट भी मिलेगा। इसके बाद इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आपको किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी। अक्सर अक्सर जो मसला आता है वो आता यही है कि आप एलिजिबल भी होते हैं, आप जो है बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप, आपको 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रही होती है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसको जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो हम बेयर नहीं कर पाते बाज़ दफ़ा। पाकिस्तानी रुपीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं तो बाज़ दफ़ा 20,000, 16,000, 25,000, 35,000, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका ख़ास बात ये है कि इसमें जो है आपको किसी किस्म की एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी। इसकी हम अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी इसकी बड़ी सिंपल है। आप किसी भी ऐसे कंट्री के नेशनल हों जिनके जो म्यूचुअल टाइज़ हैं जापानीज़ गवर्नमेंट के साथ, ठीक है? उनके सफ़ारती ताल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान भी इनमें शामिल है। अगर पाकिस्तानी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारी जो है वो अदर कंट्रीज़ भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा एज की बात करें तो आप जो है वो 35 अंडर 35 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है? या आपकी 35 एज हो या उसके जो है वो अंडर हो। इसके अलावा एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का होना ज़रूरी है। यानी 4 साल की आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, या आपका 2 साल का मास्टर और 2 साल की बैचलर आपने कंप्लीट होनी चाहिए, तो यूँ मिल के 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होता है। और अगर आपने पीएचडी के लिए जाना है, पीएचडी के लिए आपने अप्लाई करना है, तो 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि एमएस या एमफिल के बराबर आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फील्ड ऑफ स्टडी कोई भी हो सकती है, ठीक है? बेशुमार फील्ड ऑफ स्टडी इसमें जो है वो एलिजिबल है, लेकिन शर्त ये है कि जिस फील्ड में आपने अपना बैचलर कंप्लीट किया है, आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए भी उसी से रिलेटेड फील्ड में आप जो है अप्लाई कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने बीबीए किया है और आप जो है वो अभी आप मास्टर्स या पीएचडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह से फिर मुश्किल हो जाएगा। और फाइनल एलिजिबिलिटी ये है कि भाई आप हेल्थ वाइज आपकी जो है वो आप फिजिकली और मेंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है? फिट होने चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट की बात करें
तो मैंने इसमें जो है वो एक चेकलिस्ट बना दी है बड़ी सिंपल सी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। मार्कशीट फॉर्म रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड है, रिसर्च प्लान रिक्वायर्ड है, फिर अटेस्टेड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड है, अटेस्टेड डिग्री सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। इसकी थोड़ी सी हम डिटेल आगे मैं डिस्कस करता हूँ। ये एक चेकलिस्ट है, मैं इसलिए उसको गो थ्रू कर लूँ। फिर रिकमेंडेशन लेटर आपको रिक्वायर्ड है, आपको जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। तो इसके लिए जो है वो आप यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं यहाँ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये है जी जापान की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे इन्होंने कंप्लीट डिटेल दी हुई है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें आपने एप्लीकेशन गाइडलाइंस का ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको आपने गो थ्रू करना है। इसको बड़े अच्छे से आपने जो है वो थोरोली एक दफ़ा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने इसको रीड आउट करना है। इसको आप रीड आउट करना है, मैं इसको रीड नहीं करूँगा। मैं इसमें जो मेजर चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ और आगे आने वाले जो है वो कुछ मिनट्स में मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि इसमें जो है वो इन्होंने प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। अब मिड अप्रैल में इन्होंने जो है वो कॉल फॉर एप्लीकेशन ओपन की है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर 26 मई जो है वो इनकी लास्ट डे है अप्लाई करने की। आप उससे पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। या ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये जो जापानीज़ गवर्नमेंट की ये मैक्स स्कॉलरशिप है, ये जो जापानीज़ गवर्नमेंट ये डील करवाती है अपने उस रिस्पेक्टिव कंट्री में जो इनकी जो एम्बेसी होती है या जो इनका कौंसलेट होता है, यानी कि जो इनके वहाँ पर मिशन होता है, सफारती मिशन, उसके ज़रिए से डील करवाते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जो आपका इंटरव्यू होगा, टेस्ट आपका जो कंडक्ट किया जाएगा, वो आपका एम्बेसी या आपके कौंसलेट के थ्रू होगा, ठीक है। डायरेक्ट जो है कोई और पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। और इसी तरीके से फिर आपकी पहली स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। फिर जो है वो आपका जो है वो आपकी अगर आप स्क्रीनिंग क्लियर कर जाते हैं तो फिर 1 सितंबर 2026 तक आपका जो है वो आपको एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा जापानीज़ यूनिवर्सिटी से, ठीक है। फिर आप जो है वो प्लेसमेंट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे सितंबर और अक्टूबर के दरमियान, ठीक है। फिर आपका सेकंड स्क्रीनिंग फेज स्टार्ट होता है यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट का, ठीक है। यानी कि अब आप एम्बेसी ने आपको क्लियर कर दिया होता है, फिर अब यूनिवर्सिटी जो है वो खुद अपनी स्क्रीनिंग कर रही होती है। और जब आप यूनिवर्सिटी की स्क्रीनिंग हो जाती है, फिर फाइनली जो आपको जो नोटिफिकेशन जो आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है वो जनवरी से मार्च 2027 के दरमियान मिलेगा, ठीक है। यानी कि हर साल का यही सीन होता है। अगर इस साल पिछले साल जिन्होंने अप्लाई किया होगा तो उनको जो फाइनल रिजल्ट मिला होगा तो इस साल के स्टार्ट में जनवरी से मार्च 2026 के दरमियान मिला होगा, ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने वहाँ भी चेकलिस्ट की हुई, यहाँ मज़ीद डिटेल उसकी इन्होंने मेंशन की हुई, आप यहाँ भी देख सकते हैं। जो यहाँ पर जो सर्कल बने हुए हैं वाइट कलर के, इसका मतलब ये है कि ये मस्ट है, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, आपने इनको सबमिट करना है। तो यहाँ पर और एक ओरिजिनल और यहाँ फोटो कॉपीज दो। अब जहाँ पर ये आपको लाइन लगी हुई है, क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने सिर्फ ओरिजिनल सबमिट करना है, इसकी फोटो कॉपी सबमिट नहीं करनी। अगर एप्लीकेशन फॉर्म के सामने सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल के आगे सर्कल लगा हो, इसका मतलब ये है कि इसकी एक ओरिजिनल फोटो कॉपी, ये ओरिजिनल कॉपी सबमिट होगी और 2 फोटो कॉपी सबमिट होंगी इसकी, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी और रिसर्च प्लान, और फिर ये आपने इसको गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडिया देना है और एक पाथ दिखाना है। बाकी इस डॉक्यूमेंट को आपने बिल्कुल थोरोली रीड करना है। मैं दोबारा से जो है वो अपनी उस वेबसाइट पे जाऊँगा, क्योंकि मैंने वही सारी चीज़ें इसको सम अप करके, समराइज़ करके इस आर्टिकल में लिखा है, ताकि आप जो है बड़े-बड़े टेक्स्ट और बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। फिर आपने इसको डाउनलोड करने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना है अपना, ठीक है। ये एक क्रिटिकल पार्ट है। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी एम्बेसी में सबमिट करने होंगे, ठीक है। एम्बेसी या अपने कॉन्सुलेट, आप जब इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। आपने अपनी रिस्पेक्टिव एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है। जैसे मैं अभी आपको जो है वो पाकिस्तान जो है एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उनकी वेबसाइट पे लेके आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये है एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, सॉरी, ठीक है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और उन्होंने मज़ीद डिटेल के अंदर जो हमारे मुल्क के लोगों की, यानी कि जो पाकिस्तानीज़ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी तरीक़ाकार है, वो इन्होंने अपनी इस वेबसाइट में दी हुई है। इसी तरह जो इंडियंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी रिस्पेक्टिव एम्बेसीज़ और कॉन्सुलेट्स की वेबसाइट पर मौजूद होगा, ठीक है। तो वो वहाँ पर जाके जो है वो देख सकते हैं। इस तरीके से बाकी सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी यही रूल फॉलो होगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया कि हमने जो है वो सबमिट करना है। फिर आपका अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर जो है वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा।
याद रखिएगा कि जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट है वो सबको जो है वो, यानी रिजेक्शन लेटर भी सबको नहीं मिलता है, रिजेक्शन ईमेल भी सबको नहीं मिलती। आमतौर पर वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को जो है वो अप्रोच करते हैं उनको टेस्ट और इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपने जो है वो इनका ख्याल रखना है। एक तो ये है कि जो इस एप्लीकेशन डेडलाइन है इस स्कॉलरशिप की वो है 26 मई 2026, और जो शॉर्टलिस्टिंग अनाउंसमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की होगी। बाकी अगर जिसको कॉन्टैक्ट नहीं किया जाता है इसका मतलब ये है कि वो रिजेक्ट हो चुके हैं, और जो है वो उनको दोबारा अगले साल अप्लाई करना होगा इसके लिए। और जो लोग कामयाब हो जाते हैं, जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो उनकी जो अराइवल होगी या फिर वो अप्रैल होगी, अप्रैल 2027 में, या फिर अक्टूबर 2027 में, ठीक है। 2 पीरियड इनके जो है वो 1 साल के अंदर होते हैं अराइवल के। और इसी तरीके से आपने जो है वो क्या करना है कि आपने उसको जो है वो अच्छे से, जो आप डॉक्यूमेंट लिखेंगे वो आपने अच्छे से लिखना है, ठीक है। आपने जो है वो इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो इंग्लिश में आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखना है इसको। और फिर जब आप वो एप्लीकेशन लिख रहे होंगे जिसमें आप प्रपोजल वगैरह लिख रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें आपने जो है वो प्रोफेसर, जो भी आपका जो यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट करेंगे और फिर उन यूनिवर्सिटीज़ के रिस्पेक्टिव आपकी फील्ड के रिस्पेक्टिव जो प्रोफेसर होंगे उनका आपने हवाला देना है, और उनकी जो इंटरेस्ट हैं उनसे थोड़ा-सा अपनी एप्लीकेशन को अलाइन रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑफ़िशियल सोर्स भी दे दिया है, एम्बेसी जो जापान की एम्बेसी है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तानीज़ के लिए ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो लास्ट डेट है वो आपकी 26 मई 2026 है। इसी तरीके से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, यानी कि आपको ये मार्कशीट फॉर्म चाहिए, ठीक है। मार्कशीट फॉर्म के ये इनका है, वो इस तरह का मार्कशीट फॉर्म है, ठीक है। आप उस पे क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा, मैंने आपके पास ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो है वो आपकी ऊपर नेम वगैरह, फील्ड ऑफ स्टडी और रिसर्च टॉपिक आपने अपना लिखना है, और फिर इसके अंदर अपनी डिटेल लिखनी है, मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट और बैचलर्स तक। अगर कोई मास्टर्स के लिए जा रहा है तो ऑब्वियसली वो बैचलर्स तक लिखेगा, अगर कोई जो है वो जा रहा है इसके लिए पीएचडी के लिए, तो वो फिर अपना यहाँ पर मास्टर्स या एमफिल भी यहाँ पर फिल आउट करेगा, ठीक है। तो ये तो था पहला मार्कशीट फॉर्म। मैं थोड़ा सा क्विकली जो है वो गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैंने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना इनकी वेबसाइट पे जाके। ये है जी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2027, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने इसको अच्छे से फिल कर देना है, ठीक है। जो तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तानी के लिए वो रिसर्च प्लान है, ठीक है। इस पर हम दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पर आके जो इनका रिसर्च प्लान है, फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान, तो ये रिसर्च प्लान इन्होंने दिया हुआ है, आप इसको जो है वो अच्छे से पढ़ें, रीड आउट करें और फिर इसको फिल करें। उसके बाद जो इन्होंने फाइनल चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखें यहाँ पर कि भाई आपने अपनी अटेस्टेड कॉपीज़ देनी है डिग्री की, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया तो वो अपनी जो है वो डिग्री सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी देंगे, वो अपनी यूनिवर्सिटी से, याद रखिएगा लाजमी अटेस्ट करवानी है आपने, फोटो कापी करवाएं, उसको अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाएं, ठीक है, वो कॉपी चलेगी। और अगर वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर्स कंप्लीट नहीं किया वो 7 या 8 सेमेस्टर में है तो वो होप सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाएं और फिर उसको अटेस्ट करवाएं अपनी यूनिवर्सिटी से और वो सबमिट करवाएं। इसी तरीके से आपकी जो है वो अटेस्टेड कॉपी आपकी एक तो डिग्री की आएगी और फिर दूसरा जो है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट की आएगी, ठीक है। दोनों चीज़ों की करनी है आपने। ट्रांसक्रिप्ट वो स्टूडेंट ऑब्वियसली जो ग्रेजुएट हो गए हैं तो उनकी ट्रांसक्रिप्ट उनके पास मौजूद होगी, उसकी भी जो है फोटो कापी करवा के आप अटेस्ट करवाएं अपनी यूनिवर्सिटी से। और वो स्टूडेंट्स जो अभी 7 या 6 सेमेस्टर में, तो वो करंट सेमेस्टर तक की जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, वो अपनी यूनिवर्सिटी से रिसीव करें, उसकी फोटो कापी करें और उसको जो है वो अटेस्ट करवाएं एंड देन उसको सबमिट करवाएं। इसी तरीके से रिकमेंडेशन लेटर आपने जो है अपने प्रेसिडेंट या डीन से, अपने जो है वो डिपार्टमेंट के डीन से आपने रिकमेंडेशन लेटर बनाना है और ये आपका जो है वो ओरिजिनल जाएगा, ठीक है। उन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है कि किसके साथ कॉपी चाहिए और किसको जो है वो ओरिजिनल चाहिए। जहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि एक कॉपी चाहिए आपकी ओरिजिनल अटेस्टेशन, इसका मतलब ये है कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कापी करनी है, फ़ोटो कापी पर ओरिजिनल अटेस्टेशन करवानी है और वो सबमिट करना है। इसी तरीके से आपने जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस, ये जो है वो सबके लिए नहीं है जो रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट जो है उन्होंने रिसर्च करनी है तो वो एक जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस लिखेंगे। जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो आप रिसर्च करेंगे उसकी एक समरी होती है कि उस रिसर्च में क्या कुछ होगा, ठीक है, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है। उसकी एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक अपना पेपर जो है वो हमने जो पब्लिश किया हुआ है
एक पेपर, उसकी एज एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें देखिए एक पेपर है और इस पेपर के बिल्कुल स्टार्ट में एब्स्ट्रैक्ट होता है। इस एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो भी रीडर होता है वो सबसे पहले इस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ता है, तो एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने से ही उसको पता लग जाता है बेसिकली कि इसमें प्रायर वर्क क्या था और फिर इस पेपर में इन्होंने क्या किया। ठीक है, यानी कि इसमें जो है वो ऑथर ने क्या काम किया। तो एब्स्ट्रैक्ट में आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने जो है वो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है। और फाइनली जो है वो रिकमेंडेशन लेटर, अगर आप जो है वो एम्प्लॉयड हैं, ये ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयड नहीं है तो उस पर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो भी एम्प्लॉयड हैं वो अपने एम्प्लॉयर से इजीली बन जाता है। आप जो है अपनी सुपरवाइज़र वगैरह से बनवा सकते हैं और वो भी आप जो है वो ओरिजिनल एक कॉपी उसकी सबमिट करेंगे। तो ये बड़ा एक सिंपल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा मतलब एक प्रोसेस होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रेडी करने होते हैं, लेकिन ये जो मेहनत होती है ये आपकी बिल्कुल जो है वो रायगा नहीं जाती। आप इस पे सीखते हैं। अगर आप जो है वो कुछ भी आपको हासिल ना हो ना, तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो आपकी ये आपको एक्सपीरियंस होता है वो लर्निंग का। ठीक है, आप किसी और को गाइड भी कर सकते हो। आप जो है वो ये जो लर्निंग आप इस साल जो है वो किसी एक एप्लीकेशन में सीखोगे, वो बाकी एप्लीकेशंस के लिए आपकी ऑब्वियसली कहीं न कहीं काम आएगी। तो इसी थॉट के साथ, इसी फाइनल वर्ड्स के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप सबसे दरख्वास्त है, अगर तो ये वीडियो आपके काम की है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है? ताकि किसी और को फ़ायदा भी हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।